हेलो बच्चों के हालचाल में योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं, एक शानदार वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भूमि संसाधन है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा आपके लिए, बिल्कुल डिटेल्स वाइज आपको यहाँ पर आज भूमि संसाधन समझाया जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड रिसोर्स लिखा हुआ है यानी भूमि संसाधन। ओके, आगे ये चीज समझ में आपको। आज हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भूमि संसाधन क्या होता है। सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, भूमि जिसमें तीनों क्रियाकलाप किए जाते हैं, प्राथमिक को, द्वितीय को, तृतीय को। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप हो गए, जैसे खेती हमने कर ली है, ओके है ना। अब जो है मछली पालन है वो भी भूमि पर ही होने वाला है, सिंपल सी बात है। जल है वो भूमि पर ही है, सिंपल सी। ओके, उसके बाद द्वितीय क्रिया मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो भी किस पे की जाती है, भूमि पर की जाती है। तृतीय क्रियाकलाप जो पर्यटन वगैरह जितना भी सारी चीजें हैं वो किस पे की जाती है, भूमि पर ही की जाती है। परिवहन भूमि पर ही होता है, आर्थिक गतिविधियां वो भी भूमि पर ही होती है, संचार जो होता है वो भी भूमि पर ही होता है। आगे बात समझ में। इसी के साथ क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ओके, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, भूमि किस प्रकार का संसाधन है भैया, एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। उसके साथ ही क्या है, भूमि एक सीमित संसाधन भी है। ठीक है, अगर इसका योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए ना तो सिंपल सी बात है। अभी जैसे कि ये ना, मैंने आपको बताया ये मेरा बोर्ड है। ओके, अब ये मेरा बोर्ड है, अगर मैं यहाँ तक मेरी जनसंख्या है, भूमि तो मेरे पास इतनी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि भैया आप क्या करो कि भाई जैसे कि है ना, बाल्टी के अंदर एक मग्गा डाल दिया कि हाँ भाई साहब की है ना, मैंने एक मग्गा पानी ज्यादा कर लिया, लो भाई साहब क्या करूं, ये मुट्ठी भर के मैं मिट्टी और डाल देता हूँ, थोड़ी सी भूमि बढ़ा दी। ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, अब यदि पूरा बोर्ड मेरे पास है, पूरा बोर्ड क्या है, भूमि है। ठीक है, यहाँ तक जनसंख्या रह रही है तो भूमि तो इतनी बची हुई है, फिर यहाँ तक जनसंख्या आएगी, भूमि इतनी बची रहेगी। मतलब भूमि पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। राइट बेटा, ठीक है। अपना जो आपके पास जो भी कॉपी है, पेन है, नोटबुक है, उसको रेडी रखिए और साथ के साथ इस टॉपिक को क्या करते जाइए, क्लियर करते जाइए। ठीक है, भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, लैंड रिसोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, परंतु एक सीमित संसाधन भी है। परंतु क्या है, एक सीमित संसाधन में याद रखना, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है, साथ में क्या है, एक सीमित संसाधन भी है। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या है, भूमि उपयोग को क्या है, विभिन्न भौतिक आकृतियां हमें देखने को मिलती है। जैसे कि क्या है, मैदान है, पर्वत है और पठार है। मैदान है, पर्वत है और पठार है। अब भैया पर्वत पठार मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले वाला जो वीडियो उसमें जाके देख लीजिए, मैंने बिल्कुल डिटेल्स वाइज बता रखा है कि पर्वत, मैदान, पठार, पहाड़ में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसका उपयोग सावधानी व योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने ये ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे आपकी नजर जारी होगी यहाँ पे। ठीक है माय डियर, यहाँ पे आपकी नजर जारी होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 43% क्या है भैया, मैदान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल के अंदर जो आपके ये भौतिक स्थिति का जो कुल क्षेत्रफल मिलेगा उसके अंदर 43% आपको क्या मिलेंगे, 43% आपको मैदान मिलेंगे। उसके बाद में 30% क्या मिलेंगे, 30% आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे माय डियर। और उसके बाद में 27% क्या मिलेंगे, 27% आपको पठार मिलेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए कि 43% जो आपके मैदान है ये कृषि और उद्योगों के लिए सुविधाजनक है। ये क्या है भाई, ये कृषि और उद्योगों के लिए क्या है, सुविधाजनक है। आपको इसके बारे में याद रखना। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, ये 43% जो भाग है, 43% भाग बेटा, 43% जो भाग है वो कृषि और उद्योगों के लिए क्या है, सुविधाजनक है। आगे बात दिमाग में इस पेज में घुस गई ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 30% क्या है भैया, पर्वत है। अब भैया पर्वत किस काम में आते हैं सर, अब देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या निकाला हमने कि बारहमासी नदियों के प्रभाव को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। बारहमासी जो नदियां हैं उनको प्रभाव को क्या कर देते हैं, निश्चित करते हैं। बारहमासी नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बारहमासी नदी है बेटा, सिंपल सी बात है। बारहमासी नदियों के प्रभाव को क्या करते हैं, क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। उसके बाद में क्या है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां, और पर्वत जो है, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहां पे क्या करते हैं, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन विकास जो है उसके लिए भी क्या ही है, अनुकूल परिस्थिति है। आपके वो क्या करते हैं, बिल्कुल उनके फेवर में चले जाता है। अनुकूल परिस्थितियां क्या करते हैं, पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये क्या किस चीज के लिए, पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो तीन चीज हमारे पास में समझ में आ गई कि बारहमासी नदी के प्रभाव को निश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, पारिस्थितिकी को क्या करते हैं, पारिस्थितिकी के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी नाइस। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, पठार। पठार कितना है भैया, 27% है। कितना है पठार, 27%। पठार कितना है, 27। पठार कितना है, 27। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, देश के क्षेत्रफल का 27% भाग क्या है, पठारी है। ये मैं आपके पास सामने रिवाइज कर चुका हूँ। उसके बाद में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का संचय कोष होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो पठार है आपका, यहाँ पर आपको खनिज मिलेंगे, जीवाश्म ईंधन देखने को मिलेगा, प्लस वनों का संचय कोष देखने को मिलता है। आगे बात समझ में,
इसके साथ ही ये वाली चीज कंप्लीट होगी। भूमि संसाधन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसका जो वर्गीकरण किया गया है भूमि संसाधन का, कि भूमि पर कितने परसेंट क्या है, तो वो आपके सामने ये जो है चार्ट है। इसके साथ जैसे मैं अभी थोड़ा वीडियो बताने का स्टार्ट करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते जाएंगे तो हैंड टू हैंड नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए बेटर फायदेमंद रहेगा। उसके बाद क्या आ रहा है कि भूमि उपयोग आ रहा है। भूमि उपयोग में क्या बता रहा है, उसके उद्देश्य बता रहा है, यानी लैंड यूटिलाइजेशन बता रहा है। मतलब जो आपकी भूमि है यूटिलाइजेशन, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हमको कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो भूमि जो उपयोग है, अब भूमि जो उपयोग है उसको कई इसमें क्या है वर्गों में बांटा है कि भूमि का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पहला याद रखना है कि भूमि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, वन के माध्यम से कर सकते हैं। वन आपने देखोगे वहां पे भी भूमि का यूज होता है, आप जानती हो उस चीज को, तो ठीक है। अब वो वाली चीज नहीं है छोटी बच्ची हो क्या, वो वाली बोलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये सब सिंपल सी बात है कि आप क्या जानते हो इसमें वन में आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि भैया दूसरा क्या है, दूसरा हम कैसे उपयोग करें वन का। देखो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कृषि के लिए तो उपलब्धि नहीं है, पहली चीज यहां तक कंफर्म करो। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। अब इसको दो पार्टों में बांटा है, देख तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। एक तो वो भूमि कैसी है, बंजर है और कृषि के उपयोग के लिए नहीं है। आगे बात समझ में, बंजर है और कृषि के उपयोग के लिए नहीं है। देखो क्या दे रखा है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि दे रखी है, तो ये तो या तो क्या है, ये बंजर है और कृषि के लिए अयोग्य है। क्यों है, और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जो गैर कृषि कार्य में कृषि को छोड़कर अन्य कामों के अंदर जो लगाई जा रही है, जैसे कि क्या हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, एक और होता है बेटा वो होता है इमारत, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। तो ये वाली चीज कंप्लीट हो गई, ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में क्या आता है, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होता है सर, देखो वर्तमान प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि, पुरातन यानी जो पुरानी भूमि हो गई है, ठीक है, जो काफी समय हो गया जहां पे खेती नहीं की गई, चाहे एक वर्ष एक कृषि वर्ष हो या फिर एक कृषि वर्ष से 1 से 5 कृषि वर्ष हो, उसके बीच में नहीं की गई हो, ठीक है। तो ये वाली देखो चीज दी हुई है यहाँ पे, वर्तमान प्रतिभूमि यानी एक कृषि वर्ष या कम समय से खेती ना की गई हो। आगे बात समझ में, एक कृषि वर्ष या कम समय से खेती न की गई हो, किस में आती है, वर्तमान प्रति में आती है। यानी एक कृषि वर्ष से लेकर एक साल के अंदर, एक साल जो है, एक साल के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर क्या किया गया हो, खेती ना की गई हो उस भूमि पर, वो क्या किसके अंदर आता है, वर्तमान प्रतिभूमि के अंदर आता है। उसके बाद वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि यानी जहां पर 1 से 5 वर्षों तक, 1 से 5 वर्षों के कृषि वर्ष जो है वो उस समय में क्या की गई, उस टाइम पीरियड में क्या नहीं की गई हो, खेती नहीं की गई हो। यानी टाइम पीरियड क्या हो, 1 से 5 साल तक का कृषि वर्ष हो, उसके टाइम पीरियड में खेती ना की गई हो, वो पुरातन भूमियों के अंदर आती है बेटा। आगे चीज समझ में यहां तक क्लियर है आपका। उसके बाद में क्या है, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब प्रतिभूमि जो है, मैंने प्रतिभूमि के बारे में बताया आपको, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य अयोग्य कृषि भूमि या प्रतिभूमि या तो 1 साल से खेती नहीं की गई है, 1 साल से 5 साल तक खेती नहीं की गई हो कृषि वर्ष के अंदर। अब प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि क्या हो सके, स्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि, वहां पे स्थायी क्या हो, चारागाह हो और अन्य गोचर भूमियां हो, वो किसके अंदर नहीं आती, वो कृषि अयोग्य भूमि के अंदर काउंट कर ली जाती है। उसके बाद विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, ध्यान देना, विविध जो वृक्ष हैं, वृक्ष फसलें हैं और उपवन जो बने हुए होते हैं बेटा, उनके अंदर जो भूमि आती है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, वो भी इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं, अयोग्य भूमि के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। कौन, विविध वृक्ष हैं, विविध फसल, जो वृक्ष फसलें हैं और उपवन जो भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है वो भी किसके अंदर शामिल कर ली जाती है, कृषि अयोग्य भूमि में शामिल कर ली जाती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र, इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई है, क्या बता रहा है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई है, वो भी किसके अंदर आ जाती है, कृषि अयोग्य भूमि के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं, इसके जो शुद्ध निवल बोएगा क्षेत्र, इसका नेक्स्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहां तक का जो मैटर क्लियर हुआ, इस मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ठीक है डियर, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अब जो पहले अपना जो बाकी रह गया था उसके आगे मैं आपका जो है चैप्टर क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या अपना एक टॉपिक बचा हुआ था ना, क्या था वो, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र अपना बचा हुआ था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कृषि वर्ष में, अब ये एक कृषि वर्ष सर आपने बार बार रिवाइज कर दिया, एक कृषि वर्ष में आपको बता देता हूँ, एक कृषि वर्ष क्या होता है कि जुलाई से लेकर जून तक,
ओके, मतलब एक कृषि वर्ष क्या है कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून को खत्म होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एक कृषि वर्ष में उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो क्या बता रखा है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में अगर मिला दिया जाता है तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी माय डियर। उसके बाद में आ रहा है भैया भारत में भूमि उपयोग क्या है, ठीक है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की पैटर्न क्या है कि हमारे भारत में भूमि उपयोग के करने के बारे में, ठीक है, इसके बारे में अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा पढ़ा है अपन ने भारत के बारे में, ठीक है, कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन। सबसे पहले भारत के अंदर क्या है कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, जैसे भूआकृति हो गया, जलवायु, मृदा के प्रकार, कौन से कारक है ये, भौतिक कारक है, कौन से, भूआकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, ठीक है। उसके बाद में मानवीय कारक कौन कौन से आते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व आ गया, प्रौद्योगिकी क्षमता आ गया, संस्कृति आ गया और परंपरा आ गया। आगे बात समझ में क्या बता रखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मानवीय कारक कौन से हैं कि जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी है, संस्कृति और परंपरा। देखो भारत में भूमि उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में भूमि उपयोग निर्धारित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु, भूआकृति तथा मृदा के प्रकार। उसके बाद में मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या घनत्व होता है, प्रौद्योगिकी क्षमता होता है, संस्कृति होती है और परंपरा होता है। आगे बात समझ में, इन चीजों के कारकों के बारे में मुख्यतः आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, 32,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ये आपको बताइए, ठीक है। इसके बाद परंतु लेकिन इसका क्या है कि इसके हमारे क्या 93% भाग पर ही हमारे पास क्या है, इसका कुल आंकड़ा वो क्या अवेलेबल है, ओके। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ क्या किया हुआ है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों का भूमि संरक्षण नहीं हुआ है। मतलब जम्मू कश्मीर में क्या है, एक तो पाकिस्तान और उसके बाद में चीन, चीन ने क्या करा है, कुछ एरिया पे क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाइड, इन्हें अधिकृत किया हुआ है उसे, ठीक है। तो क्या किया हुआ है, तो भूमि संरक्षण नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास क्या है 93% भाग पर क्या है भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। और हमारे जो पूर्वोत्तर है, भारत की जो पूर्वी दिशा है, उसमें असम को छोड़कर बाकी जो स्टेट्स है उनका भी हमारे पास क्या है भूमि का जो उपयोग का सर्वेक्षण है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसके बाद ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता देता हूँ कि वर्तमान प्रति भूमि है, कि वर्तमान जो प्रति भूमि है इसके अलावा जो अन्य प्रति भूमि क्या अनुपलब्ध है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि एक तो इनमें क्या है कितने वर्ष से, परंतु इन पर फसल उगाने के लिए क्या है लागत बहुत ज्यादा है। अगर जिसमें क्या हमने देखा था, इसमें 1 से लेकर 5 वर्षों के बीच में क्या गया, इसमें खेती नहीं की गई है, वो क्या है अन्य प्रति भूमियों में, पुरातन भूमियों के अगर हमने उसको कन्वर्ट किया था, जिसमें 1 वर्ष या इससे कम समय में खेती नहीं गई, उसको वर्तमान प्रति भूमि में हमने देखा था। अगर इसके अंदर हम खेती करते हैं तो इसमें क्या है भैया, लागत बहुत ज्यादा है, ठीक है। और लागत ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा हमें कि शुद्ध निवल गए वो क्षेत्र में शामिल करने पर भी, अगर इसे हम शुद्ध निवल गए क्षेत्र में भी शामिल कर देते हैं तो कुल सूची जो क्षेत्र है उसमें 54% भाग पर खेती की जा सकती है। आगे बात समझ में, दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से रख लेना कि वर्तमान प्रति भूमि के अलावा अन्य प्रति भूमि क्या है, अनुपजाऊ है, परंतु इन पर फसल उगाने के लिए क्या है लागत बहुत ज्यादा है, इन पर फसल उगाने के लिए लागत बहुत ज्यादा है। तो अगर शुद्ध निवल जो क्षेत्र, शुद्ध निवल बोया गया जो क्षेत्र होता है, शुद्ध निवल बोया गया जो क्षेत्र होता है, अगर उसमें इसको शामिल कर दें तब भी क्या करेंगे हम, कुल सिंचित क्षेत्र यानी भारत के अंदर जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें सिर्फ 54% भाग पर क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। आगे बात समझ में, इसके बाद आपको याद रखना है कि पंजाब और हरियाणा जो जैसे इलाके हैं वहां पे 80% से ज्यादा भाग पर खेती की जाती है, जबकि जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें 10% से भी कम क्या है या फिर 10% तक ही भूमि पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। आगे बात समझ में, इसके बाद आपके पास रिवाइज होगा कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, 1952 में लागू की गई थी, जिसके अंदर 33% वन निर्धारित किए गए थे, ठीक है, जो कि भारत की कुल क्षेत्रफल से भी क्या है बहुत ज्यादा कम संख्या में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं। पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक होता है, उनके बीच में संबंध स्थापित कर देता है। जैविक घटक में आप जानते हो जीव है, प्राणी है, पौधे हैं, है ना, और जंतु है, ये आप जानते हो अच्छे से। अजैविक घटक में जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, भौतिकी पर्यावरण हो गया, ये वाली जो जैविक और अजैविक घटक जो होंगे इनमें जो संबंध स्थापित होंगे, ठीक है, जो प्राणी है,
ठीक है, जीव जंतु है और अजैविक घटकों के अंतर के मध्य क्या करते हैं, हम क्या करते हैं संबंध स्थापित करते हैं। तो उसमें क्या आता है पारिस्थितिक संतुलन के अंदर, यानी परितंत्र के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद भूमि को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक तो क्या है बंजर और एक गैर कृषि कार्यों में प्रयोजन में लगाई गई भूमि। ठीक है, बंजर का मतलब क्या होगा, जैसे पहाड़ चट्टान और सूखा हो जाएगा, और गैर कृषि कार्यों का मतलब क्या होगा, बस्ती सड़क और रेल लाइनें हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद भूमि निम्नीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि जब कोई ऐसी भूमि है, ठीक है, क्या है कि जब किसी क्षेत्र की क्षमता पहले से कम होने लगती है, अगर कोई भूमि है उसकी क्षमता पहले से कम होने लगे, पहले अच्छी उपजाऊ है लेकिन धीरे धीरे क्या होने अनुपजाऊ होती जा रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर बाढ़ के कारण किसी भूमि पर रेत बिछी जाती है, और रेत बिछने जाने से क्या होगा, वो चराई योग्य ना रहे, तो वो किसके अंदर आ जाएगी भैया, वो किसमें, भूमि निम्नीकरण, वह भूमि क्या हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी। जैसे कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय जो क्रियाकलाप है उनके कारण भूमि का क्या होता जा रहा है, निम्नीकरण होता जा रहा है। भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक जो ताकतें उनको भी क्या मिलता जा रहा है, उनको बल मिलता जा रहा है, उनको चांस मिलता जा रहा है कि वो भूमि निम्नीकृत करने में मुख्यतः सहायता करें। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो भारत के अंदर क्या है, वो निम्नीकृत है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि भारत के अंदर निम्नीकृत है, जिसमें से 28% निम्नीकृत भूमि किसके अंतर्गत आती है, वनों के अंतर्गत आती है, और 56% जल के 56% क्या है, भूमि जल अपर्दित, जल अपर्दन हुआ है वहां पर। ठीक है, और शेष जो क्षेत्र है वो क्या है, लवणीय और क्षारीय है। ठीक है, ये परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ 13 करोड़ हेक्टेयर का। ठीक है, इसके बाद मानवीय क्रिया, जैसे कि मानवीय क्रियाओं के कारण भूमि निम्नीकृत कैसे होगी, जैसे अति पशुचारण हो जाएगा, खनन हो जाएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा। अब जैसे कि हो गया कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर क्या करते हैं, हम खनन करते हैं। खनन करने के बाद भूमि को बहुत गहराई तक खोद दिया जाता है, और बहुत गहराई तक खोदने के बाद में उसमें क्या करेंगे, हम उसकी भरपाई करते नहीं है। फिर क्या होगा, वहां पर जो वृक्ष थे पहले से वो हमने वनोन्मूलन कर दिया, वृक्ष भी काट दिए, हमने वहां पे गड्ढा भी छोड़ दिया, तो क्या होगा, भूमि निम्नीकृत क्या है, बड़ी मात्रा में होगा, जैसे प्राकृतिक ताकतों को बल मिलेगा, भूकंप आने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। फिर क्या मतलब है, ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या है, अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या है, महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण कैसे, अब पशु चराई के लिए जाएगा, सिंपल सी बात है, चराई के लिए जाएगा तो उसके जो खुर है, खुर से क्या होगी, मृदा उखड़ेगी, और मृदा उखड़ने से क्या होगा, फिर क्या होगा, भूमि निम्नीकृत होना स्टार्ट हो जाएगी, मृदा अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो भूमि कटाव करना शुरू कर देगी। अब वैसे क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो यूपी है वहां पे अत्यधिक सिंचाई की जाती है। जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी यूपी है, उसमें क्या की जाती है, अत्यधिक सिंचाई की जाती है, और अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होता है, जलाक्रांति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप समझते हो जलाक्रांति, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो उसकी जो भूमि का लवणीयता तो क्षारीयता है, दोनों समाप्त, उसकी अधिकता हो जाएगी। ठीक है, उसकी अधिकता होने के बाद में क्या होगा, उसकी भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, उर्वरता समाप्त होने भूमि बंजर होने के कगार पर आ जाएगी। आगे बात समझ में, यहाँ तक हमने आपका जो है चैप्टर क्लियर करवाया है। इसके बाद में जो आप इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो छोटा सा जो आपका जो एक टॉपिक बच रहा है वो भी मैं आपका इसके साथ में इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, उसको नोट कर लिया। ठीक है, ये जो मैटर बच रहा है ये हमारे भूमि संसाधन का आखिरी मैटर है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि खनिज प्रक्रिया के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो भूमि निम्नीकृत किन किन कारणों से होती है। ओके, तो खनिज प्रक्रिया जैसे कि सीमेंट हो गया। अब सीमेंट में क्या होता है, चूना पत्थर होता है। अब चूना पत्थर को पीसना, अब जो सीमेंट के अंदर चूना पत्थर होता है उसको जो पीसना है वो उससे भी क्या हो सकता है, भूमि निम्नीकृत होती है। फिर वो भूमि पर क्या होता है, वो जम जाता है, जिससे क्या होता है, जल जो मार्ग होता है वो फिर क्या होता है, अब जो मृदा है उसकी जो सोखने की क्षमता है वो क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि मृदा मृदन उद्योग हो गया, उसमें क्या होता है कि चूना पत्थर सॉरी चूना जैसे हो गया, जैसे खड़िया मृदा, सफेद रंग का जो पत्थर होता है, सॉरी सफेद रंग की जो मृदा होती है, सेल कड़ी का प्रयोग जो किया जाता है, से भूमि पर इसकी परत जमा होना। देखो भूमि पर क्या होता है, इसकी परत जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा के जो जल सोखने की जो क्षमता होती है, उससे प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, और जल प्रदूषण आप जानते हैं, जल प्रदूषण से भी क्या होता है कि भैया जो मृदा प्रदूषित होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि औद्योगिक जल निकासी है वो प्रॉपर जल निकासी ना हो, कैसे रोडों पे इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पानी को, जिससे क्या हो सकता है, मृदा प्रदूषित हो सकती है। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कि डामर की रोड बनी हुई है, उसमें पानी बार बार आ रहा है, तो वो डामर की जो रोड है वो क्या धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाती है। आगे बात समझ में, तो इस चीज के बारे में भी आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद में सुझाव दिए हुए हैं कि सुझाव क्या क्या हो सकते हैं कि आप जो भूमि निम्नीकरण को नियंत्रण करने के सुझाव देखें। देखिए, वनोरोपण और चारागाह का उचित प्रबंध करना। देख, तो वनोरोपण करना और प्लस चारागाह को, यानी कि हर जगह एक चारागाह के पैसिफिक एरिया होना चाहिए, वहां पे चारागाह का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उसके पेड़ों की रक्षक मेखला बनाई जानी चाहिए। रक्षक मेखला क्या होता है, जो फसल जो होती है, अब जो फसल होती है उसकी क्यारियां बनाते हैं, तो क्यारियों का जो ऊंचा वाला इलाका है उस पर क्या करें, पेड़ों को एक साथ कतार में लगा दे, जिससे अगर कोई तेज बहाव से पवन आती है तो उसका उससे टकराकर उनका भाव क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे मृदा का जो अपरदन हो रहा है वो ज्यादा नहीं हो, बहुत
रेयर चांसेस में ही ऐसा देखने को मिलेगा फिर आपको। ठीक है, जैसे बहुत तेज पवन आती है, वैसे अधिकतर जो भाई जो पवन होती है, जो बहुत तेज गति से बहकर आती है, उसमें क्या होता है, पेड़ों के जो कतार लगी होती है वो रोक लेती है उसे। ठीक है, पशु चारा नियंत्रण, जैसे पशु चारा नियंत्रण को करके भी हम क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नलिखित को बचा सकते हैं। रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, जो रेतीले टीले हैं उस पर कांटेदार झाड़ियां लगा दें हम, ठीक है, लगाकर, और बनाने की प्रक्रिया से मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है सूक्ष्म क्षेत्रों के अंदर। आगे बात समझ गया। और उसके बाद क्या रहेगा, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। जो बंजर भूमि है उसका क्या किया जाना चाहिए, उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। उसके बाद खनन में नियंत्रण किया जाना चाहिए, जैसे कि हमने उसके बारे में पहले बात करी है। और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके भी क्या कर सकते हैं, हम भूमि निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे क्या होगा कि भूमि निम्नीकरण का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करवाई है। इसके साथ ही जो हमारा वीडियो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा दिया करो यार। ठीक है, इसके बाद में जो एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका मृदा संसाधन, उसके बारे में हम इसके आने वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक टाटा बाय बाय, जय भीम।